ग्रेटर नोएडा में आज सीएम योगी इंडिया एक्सपो मार्ट जाएंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के दौरे को लेकर करेंगे निरीक्षण। 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यूपी में SC/ST आयोग में अब 65 वर्ष के बाद भी हो सकेंगे नामित। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन ने दी मंजूरी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। अब 23 सितंबर को होगी सुनवाई। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलोग्राम सोना, 3.750 ग्राम की अंगूठी जब्त। बैग छोड़कर पैसेंजर हुआ फरार। लखनऊ में लगेगा फूड एंड बेकरी एक्सपो 2024। 13 से 15 सितंबर तक अवध शिल्प ग्राम में होगा आयोजन। कानपुर में रेल पटरी पर सिलेंडर वाली साजिश की जांच तेज। जांच में NIA की एंट्री, जमात पर शक, कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बरेली की खबर से। बरेली से हम जानकारी आपको बता देते हैं। ANM का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सिरौली के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो वायरल। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। जच्चा बच्चा केंद्र पर कार्यरत ANM सरोजनी यादव का ये वीडियो है। गर्भवती महिलाओं और प्रसव कराने वाली महिलाओं से लेती है रुपए। मामले की स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई। ANM पर कार्रवाई की मांग की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ANM का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल, जिसके बाद मामले की स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई और ANM पर कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से। सिरौली के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ANM पैसे मांगती हुई नजर आई है, रिश्वत लेते हुए नजर आई है। जच्चा बच्चा केंद्र पर कार्यरत ANM का वीडियो हुआ वायरल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, ANM का वीडियो वायरल हुआ है, सबसे पहले तो क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए तन्वी, ये पूरा मामला जो है बरेली के सिरौली PHC सेंटर का है, जहां पर जो जांचें होती हैं और जो जच्चा बच्चा केंद्र पर जो जितने भी कार्यरत काम होते हैं वो किए जाते हैं। वहाँ की एक ANM है सरोजनी यादव जिनका नाम है, वो करीब मोटी रिश्वत लेते हुए जो कि वहाँ पर जांच कराने लोग आते हैं, जहां पर वो पीड़ित लोग आते हैं, उनसे वो लगातार शिकायतों के घेरे में थे कि रिश्वत ली जाती है। लेकिन अब एक उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो साफ तौर पर से उनके हाथ में जो है 500 के नोट उसमें नजर आ रहे हैं और वो रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर से नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनसे प्रसव कराने वाली महिलाओं से ये रुपए लेती हैं और उसके बाद ही उनका काम करती हैं। फिलहाल साफ तौर पर से वीडियो में वो लगातार कहती हुई नजर भी आ रही हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें पैसे चाहिए। तो इन तमाम तरीके की चीजें सामने निकल करके आई हैं और पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी शिकायत की गई है और एक्स पर यानी कि ट्विटर के माध्यम से भी शिकायत की गई है। फिलहाल ANM की जांच की बात की जाए तो उस पूरे मामले पर जो वहाँ के CHC अधीक्षक हैं उन्होंने जांच बैठा ली है। CMO के आदेश पर जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी शानू, क्या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है इस पूरे मामले पर? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक से शिकायत की गई है तो जरूर CMO को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे कि CMO जो है पूरे मामले पर जांच बैठाल करके सख्त कार्रवाई करे। और जहां तक है इस पूरे मामले पर जो ANM सरोजनी यादव है उनका सस्पेंशन का ऑर्डर जल्द ही जारी हो सकता है। जी बिल्कुल शानू, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बरेली से बता रहे थे, जहां ANM का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। सिरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वीडियो है। ये वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई और ANM पर कार्रवाई की मांग भी की गई है।
आगे लिखेंगे कि आधार कार्ड नहीं ले रहा, तब भी वो सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। अब आप लोग ऐसे 500 रुपये दे के जाएंगे तो मतलब जो आपकी खुशी हो। सुनो मेरी बात, आप लोग हम लोग कैसे 500,000 रुपये दे के जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा ये बताओ। नहीं, जो आपकी खुशी हो हाँ है ना, और जो खुशी हो तो कहते हो लेना। एक बार नहीं, जो आपकी खुशी हो वो दे दो। इन लोगों को दोनों लोगों को दो। सही जवाब है। 200 रुपये दाई के दे दीजिए। 200 हाँ कहाँ गए? दाई भी आएगी 750 में। और खुशी है उसमें और अच्छा सरकारी रिजल्ट निकल गई आपकी, अब इससे अच्छी बात क्या? हाँ ये नोट डाउन कर। चलो अब सही है, तो बात मत करना, अब सरकारी है वो। 500 की मिठाई लाऊंगा। हाँ, अब मैं देख रही हूँ और तो कैसे हमारे में मिठाई क्यों लाओगे इतने लोगों को खिलाने के लिए? ये तो आपको मर्जी सही खिलाओ या ना खिलाओ। हाँ हाँ भैया, गलत नोट डाउन कर। देखो आधर लोग हमें इतना दे के चले जाते हैं, हमें बोलने की जगह मत छोड़ो आप। सही है। सही है। अरे कुछ नहीं बाजी। हाँ कोई बात नहीं, देखो और क्या। बार की बात है। अगली बार फिर हम आपकी डिलीवरी करेंगे, घबराइए मत। वो तो भैया अल्लाह ताला का नाम है। आधार कार्ड तो हम उसके आगे लिखेंगे कि आधार कार्ड नहीं ले रहा, तब भी वो सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने 3 शहीदों को सुनाई सजा। दलित छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। सद्दाम, हाशिम, अमीर अहमद को सश्रम 3 साल की कैद। कोर्ट ने दोषियों पर 32,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने में से आधी रकम पीड़ित छात्रा को देने का आदेश। साल 2014 में आरोपियों ने घर में घुसने का किया था प्रयास। इज्जतनगर पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पॉक्सो एक्ट प्रथम रामानंद की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने दोषियों पर 32,000 का लगाया जुर्माना। जुर्माने में से आधी रकम पीड़ित छात्रा को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शानू कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, इस खबर पर कोर्ट ने सजा सुनाई और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? सर, जो बरेली कोर्ट में भी लंबित मामले पड़े हुए हैं, जो छेड़छाड़ से संबंधित हो या रेप से संबंधित हो, जिसमें महिलाओं से संबंधित जितने मामले कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनमें जल्द से जल्द जो है कोर्ट लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहा है और जो स्थानीय पुलिस है उस पर सख्त आदेश करके कार्रवाई की बात कर रहा है। अब पूरे मामले पर इसमें एक मामला 2014 में इज्जतनगर पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें उनकी बेटी एक पीड़ित है, उनकी बेटी के साथ 3 लड़कों ने छेड़छाड़ की थी और उसमें सभी लड़के जो थे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उनको 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। और ये सजा जो है विशेष जो पॉक्सो एक्ट है प्रथम रामानंद ने ये सजा सुनाई है और उन पर तीनों पर 32,000 का जुर्माना भी लगा है और जो 32,000 का जुर्माने की जो राशि होगी उसमें से आधी रकम जो है पीड़िता को देने का उसमें आदेश जारी किया गया है। फिलहाल अब जो है लगातार बरेली जो कोर्ट है या फिर पुलिस प्रशासन की बात की है, लगातार पैरवी के चलते जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और जितने भी अपराधी जो है वंचित चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है और उनको सजा सुनाई जा रही है। जी शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको बरेली से बता रहे थे, जहां छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने दोषियों पर 32,000 का जुर्माना भी लगाया है। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां परिवहन निगम में शामिल होंगी 220। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। कल महिला आयोग अपर्णा यादव को मिलेगी नई जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
कल महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद ज्वाइन करेंगी अपर्णा यादव। गृह मंत्री और भूपेंद्र चौधरी के भरोसे के बाद मानी अपर्णा यादव। बीती शाम अपर्णा ने सीएम योगी से मुलाकात की। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से अपर्णा यादव के बीजेपी से नाराजगी की खबरें थी और अब ये बड़ा अपडेट। गृह मंत्री और भूपेंद्र चौधरी के भरोसे के बाद अपर्णा यादव मानती हुई नजर आ रही हैं और बीती शाम अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अपर्णा को अब जिम्मेदारियां मिलने का भरोसा जताया गया है, जहां अपर्णा यादव को मिलेगी अब नई जिम्मेदारी। कल महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद ज्वाइन करेंगी अपर्णा यादव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीते कई दिनों से अपर्णा यादव के बीजेपी से नाराजगी की खबरें थी, जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ, बातचीत हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सूत्रों के हवाले से बताया जा सकता है कि यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष जो है अपर्णा यादव को चुना गया था। उसके बाद से अब 3 दिन हो चुके थे, उन्होंने अब तक पदभार अपना ग्रहण नहीं किया था। ये माना जा रहा है कि कल जो है वो ज्वाइनिंग कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार नाराज चल रही थी और नाराजगी उनकी साफ तौर पे देखी भी जा रही थी। इसको लेकर के उनकी नाराजगी को दूर करने के गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके भरोसे पर वो अपर्णा यादव मानी है कि कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में उन्हें कोई बड़ा जिम्मेदारी या बड़ी पद जो है वो दिया जा सकता है अपर्णा यादव को। इस वजह से जो है अपर्णा यादव इस बात से मान गई हैं कि कैसे इस बार उपाध्यक्ष पद पे वो कायम रहेंगी और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में या कुछ समय बाद उन्हें कुछ नया पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी। बीती शाम की अगर बात करते हैं तो अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई थी और मुलाकात होने के बाद से बहुत सी चीजें जो कयास लगाए जा रहे थे वो कंफर्म हो चुके थे कि हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अपर्णा यादव कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले लग रहा था जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। शिवपाल चाचा से उनकी बातचीत होना, फिर अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हो जाना, फिर कई जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि अब अपर्णा यादव कहीं नहीं जाएंगी और वो उपाध्यक्ष के पद पर कल जो है वो ज्वाइन कर सकती है महिला आयोग का पद अपना। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ समय में उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां अपर्णा यादव को अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नई जिम्मेदारी दी गई है, महिला आयोग का उपाध्यक्ष, और जिसके लिए कल वो उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करते हुए नजर आएंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद ज्वाइन करेंगी अपर्णा यादव और गृह मंत्री और भूपेंद्र चौधरी के भरोसे अब अपर्णा यादव की जो नाराजगी थी बीजेपी से वो दूर होती हुई नजर आ रही है। खबर उत्तर प्रदेश में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता देते हैं। परिवहन निगम में शामिल होंगी 220 इलेक्ट्रिक बसें। महाकुंभ से पूर्व परिवहन निगम में होंगी शामिल 220 इलेक्ट्रिक बसें। 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा क्षेत्र से संचालित होंगी। 120 और इलेक्ट्रिक बसों को खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। महाकुंभ से पहले
परिवहन निगम में होंगी 220 इलेक्ट्रिक बसें शामिल। 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा क्षेत्र से संचालित होंगी बसें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 120 और इलेक्ट्रिक बसों को खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, परिवहन निगम में अब 220 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। महाकुंभ से पहले परिवहन निगम में शामिल होंगी 220 इलेक्ट्रिक बसें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वहां प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा क्षेत्र में संचालित होंगी ये बसें और महाकुंभ से पहले परिवहन निगम में शामिल होंगी 220 इलेक्ट्रिक बसें। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन निगम में अब 220 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी और महाकुंभ से पहले परिवहन निगम में ये बसें शामिल होंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और सीधा आपको लिए चलते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज 137वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे। आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आज़ादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए। और यही कारण था कि आज़ादी के उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आज़ादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने के उपरांत प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। 1954-55 में और पंडित गोविंद वल्लभ किया गया, राजभाषा हिंदी हो
इसके लिए उनका की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। 1954-55 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को देश के गृह मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। राजभाषा हिंदी हो, इसके लिए उनका प्रयास अत्यंत ही स्तुल्य है। रेवेन्यू के सेक्टर में उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म आज भी एक गरीब को न्याय प्रदान करते हैं। भारत माता के ऐसे महान सपूत आज जिनकी 137वीं पावन जयंती है, 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक यात्रा को संपन्न करते हुए उनका निधन हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यों को की आधारशिला रखने के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। और सीधा रुक करते हैं लखनऊ का, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता देते हैं। आज लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। युवक, और उससे पहले गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता देते हैं। युवक ने नर्स और डॉक्टर से की बदसलूकी। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। सिरफिरे युवक ने प्रेमिका, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रेमिका की कार को डाले में फंसाकर दूर तक घसीटा। हादसे में कार सवार दंपति समेत 8 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, क्या कुछ पूरा मामला, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कल देर रात की ये रहीमाबाद इलाके की घटना है। लखनऊ का जो ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर जो रहीमाबाद और माल रोड की जो रेलवे क्रॉसिंग है वो तकरीबन 9 बजे के आसपास बंद थी। इसी बीच में रहीमाबाद के जुगरागंज निवासी महेंद्र सिंह अपनी पत्नी सोनी सिंह और अपने साले मोनू सिंह के साथ घर लौट रहे थे। तभी वहां पर पीछे से एक जो व्यक्ति था, जो सरफिरा युवक बताया जा रहा है, विनय द्विवेदी, वो एक डाला लेकर के इस पूरी घटना में कार के ऊपर चढ़ाने का उसने पूरी कोशिश की। और जब इस घटना में पूरी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो रेलवे फाटक लेकर के साथ में उसको आगे तक रौंदता हुआ चला गया। इस पूरी घटना में जो आसपास के जो लोग भी थे, जो पुलिसकर्मी थे और अन्य लोग थे जो अपने परिवार के साथ जा रहे थे, वो भी इस पूरी घटना में दुर्भाग्यपूर्ण चोटिल हो गए। तो इस पूरी घटना में ये बताया जा रहा है कि जो विनय द्विवेदी है, इस महिला का जो अपने पति के साथ जा रही थी, उसका पूर्व प्रेमी है सोनी सिंह का, और उसने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और इसीलिए वो डाला लेकर के कार के ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया था। तो इस पूरी घटना में 8 लोग फिलहाल घायल हुए थे कल देर रात में, जिन्हें पास के CSC अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन जो 1-2 व्यक्ति हैं, जो पति पत्नी है, दिनेश कुमार और उनकी पत्नी रूप रानी, वो अभी भी गंभीर अवस्था में लखनऊ के ट्रामा हॉस्पिटल में
में कर दिए गए थे, जिनकी अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा चोटिल है। तो इस पूरी घटना में पुलिस जब मौके पर आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।